जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। बारी बारी दोनों अनुच्छेदों का हम अध्ययन करेंगे। छोटा टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिए। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ध्यान रहे, ये दोनों अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के ही प्राप्त हैं। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार ये दो बातों पर विशेष जोर देता है। पहला, बोली, भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। यानी कि भारतीय नागरिकों के अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति, ध्यान दें, बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति चारों अलग अलग चीजें हैं। क्या हम बोलते हैं, बोली हमारी क्या है, रीजनल लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। जैसे हिंदी को देवनागरी भाषा बोला जाता है, देवनागरी लिपि बोली जाती है, हिंदी भाषा है, लिपि देवनागरी है। और संस्कृति हमारा कल्चर क्या है। कल्चर इनबिल्ट रहता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने आप स्वतः ही आता रहता है, वो कल्चर होता है। को सुरक्षित रखने का अधिकार अल्पसंख्यकों वर्ग को है। दूसरा इसका पॉइंट है आर्टिकल 29 का, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत किसी संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में मूल वंश, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। तो आर्टिकल 29 में दो पॉइंट हमको याद रखने हैं। पहला है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखेगा, यह उसका अधिकार होगा और राज्य का यह दायित्व होगा कि वो उसकी सुरक्षा करे। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत किसी संस्थान, सरकारी संस्थान या उस सरकारी संस्थान से सहायता प्राप्त किसी संस्थान में इस आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा कि कौन से आधार है, मूल वंश, जाति, धर्म या भाषा, जो आर्टिकल 15 में दिया गया है। उन आधारों पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। इस आर्टिकल का जो नोट पॉइंट है, क्या नोट आप रखने हैं आपको कि यह अधिकार अर्थात आर्टिकल 29 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये नहीं कि विदेशी नागरिक कोई उस समय भारत में रह रहा है अपने को अल्पसंख्यक मान के और इन बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को अपना फंडामेंटल राइट समझे। यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह अनुच्छेद धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात आर्टिकल 29 धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हो या भाषा रूप से जो अल्पसंख्यक हो, दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आते हैं आर्टिकल 30 पर। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का उनको अधिकार होगा। यदि वह स्वतः कोई शिक्षण संस्थान स्थापित करना चाह रहे हैं तो उनको यह अधिकार होगा कि वो उन शिक्षण संस्थानों को स्थापित करें, उसमें अपनी भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति जो आर्टिकल 29 में दिया गया है, इन चारों चीजों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए अपने शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं, स्वयं उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 30 इस बात को बताता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा, यह उनका मौलिक अधिकार होगा। इसमें जो दो पॉइंट है, पहला पॉइंट अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना वो प्रशासन का आधार होगा। अब अल्पसंख्यक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अल्पसंख्यक होते हैं। किसी राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है, किसी में ईसाई अल्पसंख्यक है, किसी में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक का कैटेगरी राज्य के अनुसार और उनकी जनसंख्या के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। सरकार अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करेगी और सरकार का भी दायित्व होगा
कि अल्पसंख्यक वर्गों का जो शिक्षण संस्थान वो स्थापित कर रहे हैं उसमें वो हेल्प प्रदान करें, क्योंकि तभी उनकी संस्कृति बची रह सकती है। और भारत एक गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं, सब मिलकर एक गुलदस्ता का निर्माण करते हैं, इसीलिए हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें जो नोट पॉइंट है, ये दोनों आर्टिकल जो 29 और 30 है, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बार बार बताया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। शेष सभी आर्टिकल्स 14 से 32 तक ये भारतीय और गैर नागरिक सबको प्राप्त है। ये 14 से 32 तक सभी भारतीयों को प्राप्त है। स्पेशली ये आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त है। इन आर्टिकल को छोड़कर 14 से लेकर 32 के बीच के शेष आर्टिकल गैर भारतीय को भी प्राप्त है। इसमें नोट पॉइंट ये हो गया कि ये सभी भारतीयों को, नागरिकों को प्राप्त है। इन अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इन अनुच्छेदों अर्थात अनुच्छेद 29 और 30 में नहीं परिभाषित किया गया है कि अल्पसंख्यक कौन है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 29 आर्टिकल कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का अधिकार। इसमें 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। दूसरा, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत किसी संस्थान या उसमें सहायता प्राप्त संस्थान में मूल वंश, जात, धर्म और भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। इसमें 2 नोट पॉइंट हमने बनाए हैं, इसको नोट कर लें। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह अनुच्छेद धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगले आर्टिकल 30 को रिवीजन करते हैं। यह आर्टिकल शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करता है। इसमें भी 2 पॉइंट है। अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। सरकार अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने में सहायता प्रदान करेगी। इसमें जो नोट पॉइंट है, यह अनुच्छेद भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है और इन अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अब ये आज का छोटा टॉपिक था, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें केवल 2 ही अनुच्छेद थे, 29 और 30, लेकिन महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इनको आपको ध्यान रखना होगा। इस पर आज का जो मेरा 2 प्रश्न हमने बनाया है, दोनों प्रश्नों का अगर उत्तर आप दे जा देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने बड़ी सावधानी पूर्वक इस लेक्चर को सुना है। पहला प्रश्न इसके है, अल्पसंख्यक वर्ग को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। पहला प्रश्न जो इन दोनों अनुच्छेदों से बनता है या परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि इन दोनों आर्टिकल में अल्पसंख्यक वर्ग को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29 और ऑप्शन डी है 30। 27, 28, 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्ग को इनमें से किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ घर पर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों से ही पूछ लेता हूँ। बताओ नेहा, कौन से आर्टिकल में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी 29। बिल्कुल ये तुम्हारा गलत जवाब है, क्योंकि हमने यहाँ पर नोट पॉइंट में ही लिखा है कि इन अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थात ये ऑप्शन में 29 गलत है। इसका सही आंसर होगा जो 4 ही ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, 30, 29, 28, 27, ताकि जीवन भर आपको याद रहे कि इन आर्टिकलों में जो यहाँ पर दिए गए 27, 28, 29 या 30, इन्हीं आर्टिकलों नहीं बल्कि संविधान में, पूरे संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो आपको हम उम्मीद करते हैं आप जीवन में याद रहेगा, नेहा तुमको भी याद रहेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग को किसी भी आर्टिकल में, संविधान के कहीं किसी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमेशा
विवाद का विषय रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग समयों पर अलग अलग अल्पसंख्यक वर्ग को डिफाइन किया है और संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को कहाँ परिभाषित किया गया है और किसको अल्पसंख्यक माना जाए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में इसको डिफाइन किया है। अगला प्रश्न हमारा है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है? प्रश्न एक बार और सुने। किस अनुच्छेद में नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है? ऑप्शन आपको बता रहा हूं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 30। 4 अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, 15, 16, 29 और 30। इसमें किस अनुच्छेद में नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है? बताओ ने किस अनुच्छेद में? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 29। बिल्कुल, ये आंसर बिल्कुल सही है। 29 इसका उत्तर होगा, क्योंकि आप देखें अनुच्छेद 29 में हमने ये लिखा है कि बोली, भाषा, लिपि वो संस्कृति को सुरक्षित रखने का अल्पसंख्यक वर्गों को आर्टिकल 29 के तहत अधिकार होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 29 अर्थात सी। तो आपको ध्यान देना है कि 2 प्रश्न इससे महत्वपूर्ण बनते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, इसका उत्तर होगा। दूसरा, किस अनुच्छेद में नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा? तो आर्टिकल 29 में। यहां से आप ध्यान देंगे 29 का पहला पॉइंट। तो ये कुल मिला के इससे 2 प्रश्नों के रिवीजन से आपने इसका पूरा कंसेप्ट समझ लिया होगा, उम्मीद करते हैं। और लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक बार इसको आप पूरा नोट कर लें, 1 पेज से भी कम पेज में आ जाएगा, और नोट कर लें। और नोट करने के बाद का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।